दोस्तों, अब हर साल नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू में भारी ग्रोथ हो रही थी, खासकर जब नेटफ्लिक्स का इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंशन शुरू हुआ और इसलिए अब ऐसा लग रहा था कि वे पॉसिबली अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने पर जोर दे सकते थे। साल 2011 में टेड सरेंडर्स नाम के एक व्यक्ति को चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाकर नेटफ्लिक्स के पहले ओरिजिनल शो को बनवाने का जिम्मा सौंपा गया और कुछ महीनों की खोज के बाद वह अच्छी और बुरी दोनों टाइप की खबरें लेकर लौटा। अच्छी खबर यह थी कि टेड को हाउस ऑफ कार्ड्स नाम का एक शो मिल गया था जिसके हिट होने की बहुत ज्यादा संभावना थी। नेटफ्लिक्स के लिए बुरी खबर यह थी कि इसे बनाने में लगभग $100 मिलियन लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा शो था जिसे बनाने में बड़े बजट की जरूरत थी और HBO सहित कई प्रोडक्शन हाउसेस भी इसके राइट्स चाहती थी। अब अगर नेटफ्लिक्स वास्तव में इस $100 मिलियन के निवेश पर प्रॉफिट कमाना चाहती थी तो उन्हें बेसिकली लगभग आधे मिलियन नए सब्सक्राइबर को लाने की जरूरत थी जो कम से कम 2 साल तक उनके मेंबर रहे। इसलिए इस शो के राइट्स खरीदना बेहद रिस्की और महंगा था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने रिस्क उठाया और हाउस ऑफ कार्ड्स के राइट्स खरीद लिए और उन्होंने इसे अपने पहले ओरिजिनल टीवी शो के रूप में बनाना शुरू कर दिया। इस शो का प्रीमियर 2013 में हुआ और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और यह एमी नॉमिनेशन रिसीव करने वाली पहली ऑनलाइन टीवी सीरीज बन गई। नेटफ्लिक्स को अब यह क्लियर था कि उन्हें ओरिजिनल कंटेंट बनाने की इस नई स्ट्रेटेजी को दोगुना करने की आवश्यकता है। इसका मेन रीजन था कि अब स्ट्रीमिंग बाजार में नेटफ्लिक्स के कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे जैसे हुलू, और इसलिए दूसरे कंटेंट प्रोड्यूसर्स ने नेटफ्लिक्स को अपनी फिल्में और टीवी शो को स्ट्रीम करने के एक्सक्लूसिव राइट्स को देना बंद कर दिया था। नेटफ्लिक्स ये जानता था कि मार्केट में और स्ट्रीमिंग सर्विस भी जल्दी सामने आएंगी और इसीलिए नेटफ्लिक्स को उनसे अलग देखने के तरीके खोजने पड़ेंगे और अच्छे टीवी शोज के एक्सक्लूसिव राइट्स हासिल करना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन था। नेटफ्लिक्स को यह भी एहसास हुआ कि भले ही शुरू में ओरिजिनल कंटेंट बनाना बहुत महंगा था, लेकिन लंबे समय में हर साल लाइसेंस फीस की पेमेंट वास्तव में अधिक महंगा हो जाती थी, स्पेशली जब कुछ स्टूडियो नेटफ्लिक्स से अधिक लाइसेंस फीस वसूलना शुरू कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि नेटफ्लिक्स कितना पैसा कमा रहा है। इसलिए नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट की ओर अधिक से अधिक ध्यान देने लगा। अब नेटफ्लिक्स हर साल अपने प्रोडक्शन बजट को और बढ़ा रहा था। उन्होंने शुरुआत में टीवी शो पर अधिक फोकस किया क्योंकि आमतौर पर इसे बनाना थोड़ा सस्ता होता है और एक आंकड़ा यह भी है कि अगर लोग किसी शो से जुड़ जाते हैं तो फ्यूचर के सीजन्स के लिए नेटफ्लिक्स पर उनकी मेंबरशिप बनी रहती है। लेकिन जल्द ही नेटफ्लिक्स हर तरह के कंटेंट पर पैसा फेंक रहा था जिसमें कुछ बड़े बजट की फिल्में भी शामिल थी। जब नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेंट बनाने पर पहली बार करोड़ों रुपए खर्च करना शुरू किया तो कई लोगों ने उनकी इस स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाया, लेकिन बाद में अधिक से अधिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने उनके साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया और नेटफ्लिक्स से अपना कंटेंट हटा लिया। यह क्लियर हो गया कि ओरिजिनल कंटेंट बनाना क्लियरली नेटफ्लिक्स का सबसे अच्छा ऑप्शन था और यदि नेटफ्लिक्स के प्रति फेयरली सोचें तो वे अपने कॉम्पिटिटर्स और हॉलीवुड स्टूडियोज को पछाड़ते हुए अकेले साल 2021 में अपने ओरिजिनल कंटेंट को बनाने में $17 बिलियन खर्च किए और रीड इस ओरिजिनल कंटेंट के बजट को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। एज ए रिजल्ट नेटफ्लिक्स ने अनगिनत पुरस्कार जीते और यहाँ तक कि एक कंटेंट के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाला पहला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया। नेटफ्लिक्स को यह भी फायदा हुआ कि उनके पास अपने यूजर्स और उनकी वॉचिंग प्रेफरेंस के बारे में बहुत डेटा था जिससे उन्हें यह पता करने में मदद मिली कि किस प्रकार के शोज बनाने हैं और किस शो का न्यू सीजन लाना है। नेटफ्लिक्स के लिए एक और फायदा यह था कि ट्रेडिशनल नेटवर्क्स जो बेसिकली एक ही देश में काम करते हैं, नेटफ्लिक्स के पास दुनिया के हर देश में बहुत सारे यूजर्स थे। इसलिए जब उन्होंने एक देश में एक हिट शो का निर्माण किया तो वे इसे अन्य देशों में भी अपने सब्सक्राइबर्स को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि कोरियाई शो स्क्विड गेम जो पूरी दुनिया में जबरदस्त हिट हुआ तो कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे नेटफ्लिक्स दुनिया में एक डोमिनेंट फोर्स बनने जा रहा है। और बेशक आज के समय में नेटफ्लिक्स की स्थिति काफी अच्छी दिखती है, लेकिन कब तक? हम जल्दी उस तक भी पहुंचेंगे। हालांकि जो मुझे लगता है वह वास्तव में दिलचस्प है और वह यह है कि कंपनी कई बार अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से
बदलने में कामयाब रही। हम यह देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के 4 मेन इवोल्यूशन लेवल्स। नंबर 1, वह मेल द्वारा डीवीडी बेच और किराए पर दे रहे थे। नंबर 2, उनकी डीवीडी मेंबरशिप सर्विस थी। तीसरे नंबर पर उनका वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। और चौथा नंबर कंटेंट प्रोडक्शन है। मेरे लिए अजीब बात यह है कि नेटफ्लिक्स गूगल से भी पुराना है। यह एक ऐसी कंपनी है जो काफी समय से मार्केट में है और वास्तव में इसका कई इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इस फैक्ट का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने हमारे शोज देखने के तरीके को सचमुच बदल दिया है और हर हफ्ते आने वाले नए शोज की वजह से उन्होंने हमारी विंज वॉचिंग की आदत को भी डलवाया है। नेटफ्लिक्स फिलहाल संकट में है और इस बार शायद वे इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। नेटफ्लिक्स अपनी ही सफलता का शिकार बन गए हैं। उन्होंने दुनिया को स्ट्रीमिंग का रास्ता दिखाया और फिर फिल्में या टीवी शोज बनाने वाले हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि वे भी स्ट्रीमिंग में शामिल हो सकते हैं। वास्तव में नेटफ्लिक्स को अब न केवल कई अलग अलग नेटवर्कों से कंपटीशन करना था जिन्होंने अपनी खुद की स्ट्रीमिंग सर्विसेज लॉन्च की, लेकिन उन्हें जायंट टेक्निकल कंपनीज जैसे एप्पल और अमेजॉन के खिलाफ भी लड़ाई का सामना करना था, जिन्होंने स्ट्रीमिंग और ओरिजिनल कंटेंट को बनाने की शुरुआत कर दी थी। और निश्चित रूप से अमेजॉन उनका कॉम्पिटिटर होने के साथ साथ अमेजॉन वेब सर्विसेज का उपयोग करके नेटफ्लिक्स को पावर कर रहा था। यह सारा कंपटीशन क्लियरली नेटफ्लिक्स के लिए कई मायनों में बुरी खबर थी, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से यूजर्स के नेटफ्लिक्स की बजाय कॉम्पिटिटर्स को चुनने या शायद कुछ महीने के लिए नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेने की अधिक संभावना है, लेकिन फिर कैंसिल कर दें या कुछ और महीने के लिए दूसरी सर्विसेज पर स्विच कर लें। हालांकि नेटफ्लिक्स के लिए असली बुरी खबर यह थी कि इन सभी कंपनियों ने अपने कंटेंट को नेटफ्लिक्स से खींचना शुरू कर दिया था ताकि वह अपने कंटेंट को अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज में यूज कर सके। नेटफ्लिक्स के पास बहुत सारे कंटेंट हुआ करता था, डिज्नी और HBO और सभी अन्य नेटवर्क। अब उन्होंने अपने लिए नेटफ्लिक्स से ये सब हटा लिया है। एज ए रिजल्ट नेटफ्लिक्स ने द ऑफिस और फ्रेंड्स जैसे कई बड़े शो खो दिए। दोस्तों, उन्होंने मार्वल और डिज्नी की कई मूवी खो दी। हालांकि तमाम कंपटीशन के बावजूद अभी हाल तक नेटफ्लिक्स अभी भी अच्छी पोजीशन में दिख रहा है, थैंक्स टू देयर ओरिजिनल कंटेंट। साथ ही नेटफ्लिक्स उन कुछ कंपनियों में से एक थी जिन्हें पेंडेमिक से बड़े पैमाने पर फायदा हुआ, क्योंकि उससे नेटफ्लिक्स के कस्टमर्स में काफी ग्रोथ हुई। लेकिन 2022 में नेटफ्लिक्स ने एक दशक में पहली बार घोषणा की कि उन्होंने अपने काफी कस्टमर्स खो दिए हैं, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि आगे ग्रो करना काफी कठिन हो जाएगा और उन्हें और भी अधिक कस्टमर्स खोने की उम्मीद है। ये खबरें आने पर केवल कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने मार्केट कैप और नेटफ्लिक्स शेयर से $50 बिलियन खो दिए। उनकी कीमतों में अभी भी गिरावट जारी है। नेटफ्लिक्स के लिए हालात तब और खराब हो गए जब उन्होंने अधिक पैसा कमाने की कोशिश करने की उनकी नई योजनाओं के बारे में बात करना शुरू किया। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स ने कहा कि वे पासवर्ड शेयरिंग को खत्म करना चाहते हैं। इससे सब्सक्राइबर्स के मामले में नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटेजी पर पूरी तरीके से यू टर्न आ गया। नेटफ्लिक्स ने एक बार ट्वीट भी किया था, लव इज शेयरिंग अ पासवर्ड, लेकिन अब उनकी ग्रोथ धीमी हो रही थी और ऐसा लगता है कि वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग दोस्तों या अन्य परिवारों के साथ पासवर्ड शेयर ना करें। उनकी पॉपुलैरिटी और भी कम होने लगी जब नेटफ्लिक्स ने अपनी कीमतें फिर से बढ़ाने का फैसला किया। यह नेटफ्लिक्स अब ब्लॉकबस्टर की तरह ही बिहेव करते हुए अपने करंट सब्सक्राइबर से ही ज्यादा पैसे निचोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखा, जिससे उनकी सर्विसेज भी अच्छी होने की बजाय और खराब हो गई। अब नेटफ्लिक्स एक सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्शन पेश करने का विचार कर रहा था जिसमें एड्स हों, तो अब नेटफ्लिक्स देखने के लिए आपको पेमेंट भी करना होगा और आपको विज्ञापन भी देखने पड़ेंगे। इस आइडिया से नेटफ्लिक्स की खूब फजीयत हुई। ऐसा लग रहा था कि नेटफ्लिक्स बेसिकली अब लालची होने लगा था। नेटफ्लिक्स कंटेंट में खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा था, जैसे जेरी सेनफील्ड कॉमेडी स्पेशल के लिए $100 मिलियन, रियान रेनॉल्ड्स के लिए $20 मिलियन और द रॉक और गैल गैडोट को प्रत्येक को $20 मिलियन रेड नोटिस पर काम करने के लिए। नेटफ्लिक्स के पास ऐसी फिल्में हैं जिनकी लागत करोड़ों में है और यह वास्तव में कोई मुद्दा नहीं था जब नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन एक बार जब कस्टमर ग्रोथ धीमी हो जाती है तो सवाल उठता है कि क्या यह टिकाऊ है, क्या उन्हें इसकी जरूरत है। जब डिज्नी प्लस लॉन्च हुआ तो उन्होंने 2024 तक 60 से 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा, लेकिन वे 2022 की शुरुआत तक 90 मिलियन तक पहुंच गए, जिसका अर्थ है कि वे तय समय से बहुत आगे हैं और अपेक्षा से भी बेहतर काम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए उनकी इंटरनल प्रॉब्लम भी है। हाल ही में
उनके कुछ एम्प्लॉयज ने कंपनी छोड़ दी और कुछ कंटेंट पर विरोध जताया जिसे नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस किया था, जिसके कारण नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि अगर वे नेटफ्लिक्स के किसी भी कंटेंट से नाराज हैं तो वह कंपनी छोड़कर चले जाएं। हालांकि आइए यहाँ एक पल के लिए खुले दिमाग से सोचते हैं, क्या नेटफ्लिक्स वास्तव में उतनी परेशान है जितना कुछ लोग बता रहे हैं? नेटफ्लिक्स के खत्म होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह अभी भी दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। करंटली उनके पास लगभग 220 मिलियन कस्टमर्स हैं। साथ ही फैक्ट ये है कि नेटफ्लिक्स के कस्टमर्स की संख्या पिछले 10 सालों में पहली बार थोड़ी सी कम हुई है। इसके कुछ अन्य कारण भी है। एग्जाम्पल के लिए, यूक्रेन में युद्ध के कारण नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया था, जिसके कारण नेटफ्लिक्स को 7 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान हुआ। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो नेटफ्लिक्स के कस्टमर्स अभी भी उनके लास्ट क्वार्टर से ऊपर होते और हमें नेटफ्लिक्स के कस्टमर खोने के बारे में इतनी हेडलाइंस नहीं मिलती। दूसरे पेंडेमिक के दौरान नेटफ्लिक्स के कस्टमर्स में काफी ग्रोथ देखी गई, इसलिए यह वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं कि जब चीजें वापस नॉर्मल हो रही हैं तो उनमें नॉर्मल से थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि उतने लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। उनके कस्टमर्स का नंबर अभी भी बहुत ज्यादा है। और तीसरा, इन्फ्लेशन जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ लोगों ने अपनी मेंबरशिप रद्द कर दी होगी। कुछ लोगों के लिए ये कठिन समय है, लेकिन इन सब के नेटफ्लिक्स मेंबरशिप बंद करने का मतलब यह नहीं है कि नेटफ्लिक्स अब खत्म होने वाली है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स कंपटीशन की वजह से अपने कुछ डोमिनेंस लूज कर रहा है, लेकिन उसके खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। नेटफ्लिक्स अभी एक हार्ड सिचुएशन में है और उन्होंने अगर कुछ जरूरी चेंजेस नहीं किए तो चीजें निश्चित रूप से बहुत खराब हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा यही किया है और बहुत सारे बदलावों से गुजरे हैं और हमने हमेशा उनको समय के साथ चेंज होते हुए देखा है। वह स्ट्रीमिंग में बहुत आगे हैं और दुनिया भर में स्ट्रीमिंग लगातार बढ़ रही है। हालांकि यह बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रीमिंग वॉर कस्टमर्स के लिए बुरा है। मेजरली इंडस्ट्रीज में जब बहुत कंपटीशन होता है तो यह ग्राहकों के लिए अच्छा होता है। इसकी वजह यह है कि इससे इंडस्ट्रीज को अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेहतर या सस्ता बनाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ग्राहक उन्हें चुनते हैं। लेकिन स्ट्रीमिंग के साथ वास्तव में यह यूजर्स के लिए काफी बेहतर था। जब स्ट्रीमिंग पर नेटफ्लिक्स की लगभग मोनोपोली थी, क्योंकि तब एक अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ सब कुछ एक ही जगह पर मिलता था। लेकिन अब हर चीज कई अलग अलग सर्विसेज में डिवाइड हो गई है। कभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को केबल टीवी का सस्ता और आसान विकल्प माना जाता था, लेकिन अब क्योंकि सारे शोज और मूवीज अलग अलग स्ट्रीमिंग एप्स पर हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, एमएक्स प्लेयर्स, Z5 एटसेट्रा, इसे सब कुछ देखने के लिए आपको हर महीने पॉसिबली 2 से 3 हजार रुपए की जरूरत होगी। और इसलिए अधिकांश लोगों के लिए अब उन्हें बहुत सारे शोज देखने से चूकना होगा जो वे देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप बहस कर सकते हैं कि ये सभी अलग अलग स्ट्रीमिंग सेवाएं लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं और ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये है कि कुल मिलाकर अधिक शो तैयार किए जा रहे हैं, जिसका मतलब है अधिक वैरायटी। हालांकि नेटफ्लिक्स के नजरिए से यह सच है कि वे दूसरों के हाथों बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रहे हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ साथ स्ट्रीमिंग बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। उनके पास पाई का मोटा टुकड़ा हो सकता है, लेकिन पाई बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि लगभग निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो नए यूजर्स बनते जा रहे हैं। अब ट्रेडिशनल टीवी व्यूअरशिप में गिरावट के कारण अगले कुछ सालों में इन स्ट्रीमिंग एप्स को और भी नए नए यूजर्स मिल जाएंगे, इसलिए जाहिर तौर पर इस पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसलिए नेटफ्लिक्स के लिए बड़ा मुद्दा अन्य स्ट्रीमिंग सर्विसेज इतनी अधिक नहीं है, बल्कि केवल यूजर्स को अट्रैक्ट करने की सामान्य लड़ाई है। रीड ने स्वयं पहले कमेंट किया था कि वह अपने कॉम्पिटिटर्स को मनोरंजन के सभी रूपों में देखता है, यहाँ तक कि यह सब एक वीडियो गेम खेलने जैसी चीजें हैं जहाँ आप हमेशा जीतने के लिए अपने ओपोनेंट से लड़ते रहते हैं। एट लास्ट, हालांकि अभी नेटफ्लिक्स का भविष्य अनिश्चित लग रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसका अंत नहीं है। नेटफ्लिक्स की कहानी और नेटफ्लिक्स से हम बहुत सारे सबक सीख सकते हैं, जैसे अपने आप को बहुत अधिक फैलाने की बजाय एक चीज को बहुत अच्छी करने पर फोकस करना। चाहे चीजें कितनी भी अच्छी लग रही हों, लेकिन फ्यूचर और टेक्नोलॉजी और बदलाव के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करने की हैबिट डेवलप करना। और इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि नेटफ्लिक्स एक बार फिर ऐसा करने में कामयाब होता है या नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।